गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारे आते हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और सोप एंड डिटर्जेंट्स, नेचुरल फाइबर्स, इंडिकेटर्स, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स, है ना, और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर्स में डिस्कस किए गए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, हमें डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारा बहुत ही पावरफुल एसिड होता है, इसको हम लोग का राजा भी कहा जाता है, और इसको डाइल्यूट करना है मतलब इसकी जो पावर है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब कह रहा है इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज, अब इसकी जो पावर है उसको रिड्यूस करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए इसको पानी में ऐड किया जाता है। क्यों? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, कि मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाएंगे। ठीक है, क्यों मिलाएंगे? कह रहा है कि अगर एसिड जो है ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। देखो, जब हम पानी में एसिड को मिलाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है, एक आदमी गोल्ड स्मिथ, सुनार होता है ना गोल्ड स्मिथ, डोर टू डोर जा रहा है। ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर होता है, चमक ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो जो सोने के आभूषण होते हैं वो प्रॉमिस करता है कि वो उनकी चमक को वापस ले आएगा, क्योंकि जो आभूषण होते हैं उनकी चमक जो है डल हो जाती है टाइम के साथ। तो एन अनसस्पेक्टिंग वुमेन, तो एक औरत होती है, गिव्स अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स, चूड़ियाँ होती है सोने की, वो उन्हें उसको देती है। विच ही डिप्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको जो वो आदमी है एक सॉल्यूशन में डुबोता है। ठीक है, वो उसको कैसे उसकी चमक को वापस लाएगा, पानी में एक सॉल्यूशन में डुबोएगा और बाहर निकाल लेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द बैंगल्स स्पार्कल्ड, तो जो चूड़ियाँ हैं वो चमकने लगती हैं, बट देयर वेट वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, लेकिन उनका जो वजन है वो कम हो जाता है। द सॉल्यूशन यूज्ड बाय द इम्पोजिटर प्रोबेबली इज, अब देखो जिसने साइंस पढ़ी उसको तो पता ही होगा कि जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं एक्वा रेशिया। जिसको नहीं पता याद कर ले, क्योंकि एक्वा रेशिया के सॉल्यूशन में जब जो सुनार होता है वो ऑर्नामेंट्स, जो सोने के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको चमकाने के लिए एक्वा रेशिया के सॉल्यूशन डुबोएगा, तो वो उनके ऊपर वाली जो परत होती है वो उसमें गलकर नीचे रह जाती है, इसलिए उसका वजन कम हो जाता है और वो चमकने लगते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, दवाई दे रहा है किसी को, किस चीज़ की, हाइपर एसिडिटी के लिए। किसी बंदे को हाइपर एसिडिटी है तो वो दवाई दे रहा है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन, अब वो पूछ रहा है कि उस मेडिसिन में ऐसा क्या होगा। अब देखो जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो समझ जाएंगे कि एसिडिटी है, मतलब उसके शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। उसको कम करने के लिए क्या है कि वो बेस देगा। देखो एसिड हो गया अम्ल, अम्ल को कम करना है तो क्षार देना पड़ेगा हिंदी में, बेस को हिंदी में बोलता है क्षार। तो अब इनमें से देख लीजिए क्षार कौन सा है। देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है CaCO3 है ना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम डाई कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम डाई कार्बोनेट, और AlOH थ्राइस। अब जिसको पता है वो तो इसका आंसर लगा देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका हम सोच सकते हैं। देखो पानी होता है ना, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो आयन एक H+ आयन में टूटता है और एक टूटता है OH-। ठीक है, ये दो आयनों में पानी टूटता है। तो एक होता है हमारा एसिडिक, H+ को एसिडिक बोलते हैं, OH को माइनस। तो ये हमारा बेसिक होता है, तो हम इस यहाँ से याद रख सकते हैं कि ये जो OH वाली टर्म है ये बेसिक होती है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो नंबर 4 सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस यूज करेंगे, वो होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आंसर हमारा सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम। अब देखो किसी को चोट लग जाती है, वहां से खून निकलता रहता है, तो वहां पर वो क्या यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए? एलम। एलम कोई मटेरियल है, ठीक है, उसे यूज कर रहे हैं हम, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। तो अब ये एलम जो है क्या चीज, अब इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो आपको पता ही है खून को रोकने के लिए क्या करना है, वहाँ पे रक्त का थक्का जमना चाहिए, है ना, सबको पता है, ब्लड को कोगुलेट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है एलम कोगुलेट्स द ब्लड एंड फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। एलम जो है ब्लड को कोगुलेट करेगा और वहाँ पे रक्त का थक्का जमाएगा, इसीलिए हम एलम को यूज करेंगे। तो ये जो है रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, एलम रिड्यूस द टेम्परेचर नियर द बाउंड। एलम जो है घाव के चारों ओर का जो टेम्परेचर उसे रिड्यूस करता है, नहीं इसलिए नहीं करते हम एलम को यूज। तो वो पूछ रहा है कि एलम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो रक्त का थक्का जमाएगा तभी तो यूज करेंगे, नहीं जमाएगा तो क्यों यूज करेंगे। देखिए एलम इज एन एंटीसेप्टिक, ये भी आंसर सही है, ऑप्शन सही है कि एलम जो है एंटीसेप्टिक होता है, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये नहीं है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेकेलाइट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बिकॉज इट इज। अब बेकेलाइट आपको पता होगा कि जो हमारे बोर्ड के स्विच वगैरह होते हैं वो सभी जिस मटेरियल से बनते हैं वो होता है बेकेलाइट। जिसको नहीं पता वो याद कर ले। और क्यों यूज करते हैं भाई, अब बिजली का काम है तो मतलब बिजली को रोकने वाला होना चाहिए तभी तो यूज करेंगे। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई हीट के कंडक्टर से हमें क्या लेना देना, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्टर होता, मतलब उसका सुचालक होता है, तो हमें उसे यूज क्यों करते, हमें करंट नहीं लग जाता। क्या है अगला ऑप्शन है गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या है, इंसुलेटर है, इसीलिए हम बेकलाइट को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो भी स्विचेस वगैरह होते हैं उनमें बेकलाइट यूज करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अ क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं, इट टर्न्स मिल्की, वो एक मिल्की जो है कलर देता है। मिल्की जो है ये मत समझना दूध है, वो कलर का फॉर्म है, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं, जब पास करते हैं तो वो मिल्की जो है हमें कलर देता है। द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज, वो क्यों होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइम क्या है, लाइम और वाटर, ठीक है, आपको पता है लाइम होता है हमारा CaO, ठीक है, और वाटर होता है H2O, ठीक है। सॉरी लाइम नहीं, लाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कर्डिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू लाइम इन वाटर। देखो क्या है, दही और दूध की तो बात ही नहीं है, वो सिर्फ एक कलर है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि मिल्क आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन लाइम वाटर, लाइम वाटर में जो इम्प्योरिटीज हमें देखने लगेंगी, नहीं ये ऐसा भी कुछ नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए इसमें कैल्शियम है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा बनता है। अब ऑप्शन 3 और 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस क्या कह रहा है प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें ये देखना है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है या सॉल्यूबल है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला तो हमें वाइट वाइट दिखने लगा, मतलब मिल्की जो है उसका कलर आ गया। तो मिल्की कलर अगर वो सॉल्यूबल होता तो हमें यूनिफॉर्मली वो दिखता, लेकिन वो अलग से हमें दिख रहा है पानी में, कैल्शियम सॉरी है ना, लाइम वाटर में अलग से हमें दिखता है, तो वो इनसॉल्यूबल होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। देखो एसिड रेन जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, देखो 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एसिड रेन होती है वो होती कहाँ पर है और क्यों होती है। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर जो इंडस्ट्री से हमारे बहुत सारे सल्फ्यूरस और नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाके
रिएक्ट करते हैं और एसिड फॉर्म करते हैं, इसलिए एसिड रेन होती है। या तो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ज़्यादातर एसिड रेन पाए जाते हैं, या फिर जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट वाला एरिया होता है, वहाँ पर जो है एसिड रेन देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारा ऑक्सीजन में, एयर में जाके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। और ये हमारा क्या है आंसर, एसिड रेन में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सपोज यू आर अ फार्मर की, मतलब आप सपोज कीजिए कि आप एक किसान हो, लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, और आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। इफ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज वार्म एंड यू वांट टू ग्रो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स इन योर फील्ड, मतलब वहाँ का तापमान जो है गर्म है और आपको क्या है, फाइबर वाले पौधे उगाने हैं, जैसे कॉटन वगैरह होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर, तो आप कौन सा जो है वो प्रीफर करोगे। देखो फाइबर में कोकोनट भी आता है, जूट भी आता है, रेन भी आता है, कॉटन भी आता है। तो ब्लैक सॉइल में आपको अगर नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, वैसे पता ही होगा कि ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए ही फेमस है, ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए अब ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन दे दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सा है जो कि ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर लिटमस पेपर ब्लू है, रेड करेगा, तो वो एक एसिड होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, उसे एसिड होना चाहिए। एसिड ही हमारा क्या करेगा, लिटमस ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा एसिड है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप इनमें से आराम से बता दोगे कौन सा आंसर है। देखो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम तीनों क्या है, मेटल हैं। तो इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक होंगे इन नेचर। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक इन नेचर होगा। आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। देखिए टार्टरिक एसिड किस किस में मिलता है। ए कह रहा है लेमन, बी है आंवला, अनराइप मैंगोज, और 4 है डी है ग्रेप्स। देखो अगर आपको नहीं पता है तो किसी किसी का तो पता ही होगा, आप एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को। देखो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये सबको पता है, तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। देखो तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 हमारा कट जाएगा, बच गया बी, सी और सी और डी। तो देखो आंवला, आंवला में कौन सा एसिड होता है, अगर आपको पता है तो बताइए ज़रा। तो आंवला में अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो बी ऑप्शन वाला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हट गए, तो हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, सी एंड डी। डी ग्रेप्स, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे आपको डायरेक्टली बता देना चाहिए था कि ग्रेप्स वाला ऑप्शन है डी, तो डी एक ही में ही है, तो ये आ जाएगा। अनराइप मैंगोज में भी देखो सिट्रिक भी होता है, थोड़ा सा एस्कॉर्बिक भी होता है, ठीक है, टार्टरिक भी होता है, तो अनराइप मैंगोज में दोनों होते हैं। सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आर। देखो अब प्लास्टिक्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होना चाहिए। देखो ड्यूरेबल, प्लास्टिक ड्यूरेबल होती है, बिल्कुल सही है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। क्या प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं होती है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है ड्यूरेबल, ठीक है ड्यूरेबल है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, भाई हीट भी कंडक्ट नहीं करता है वो, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी गलत है, ना तो वो हीट कंडक्ट करता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला ऑप्शन कह रहा है ड्यूरेबल है, लाइट वेट, लाइट इन वेट, बिल्कुल सही, और नॉन रिएक्टिव है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रू स्टेटमेंट वो हमें निकालनी है। क्या कहता है, बेकेलेंट एंड मेलामिन बोथ थर्मोप्लास्ट।
पहला ऑप्शन कह रहा है बेकेलाइट मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक है, दूसरा कह रहा है मेलामाइन इज अ थर्मोप्लास्टिक एंड बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग, फिर कह रहा है दोनों की दोनों थर्मोसेटिंग है, और आगे कह रहा है कि बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है और मेलामाइन थर्मोसेटिक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है। तो सबसे पहले से अच्छे से समझ लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते क्या हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, देखो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जैसे कि नाम से ही क्लियर है, थर्मो दोनों में आ रहा है यानी कि दोनों को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक को सेट कर रहे हैं थर्मोसेटिंग, यानी कि एक बार वो सेट हो गया ना वो दोबारा हम उसे मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक का मतलब है कि हमने गर्म किया किसी को और वो हम उसको दोबारा मोल्ड कर सकते हैं, दोबारा गर्म करके, है ना, उसका शेप हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग होते हैं जो दोबारा चेंज नहीं होते। अब इसमें बात कर रहा है बेकेलाइट और मेलामाइन की, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों को अच्छे से समझना है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस सर्च करते हैं तो गूगल में कह देता है कि मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक है, बट इसी आंसर को क्लियरिफाई करने के लिए मैंने जो है थोड़ा सा सर्च किया। देखिए ये जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वही है कि हीट करने पे कैन बी बेंट इजीली, हम उन्हें दोबारा क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी, उनमें प्लास्टिसिटी होती है, यानी थर्मोप्लास्टिक है वो। थर्मोसेटिंग क्या होता है, वो एक बार गर्म करके सेट कर दिए ना, वंस सेट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, हम उन्हें दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते, उनकी प्लास्टिसिटी लूज हो जाती है। इसमें यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, मतलब बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बेकेलाइट और मेलामाइन कौन सा है, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं, थर्मोसेटिंग वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं साइंस के जो कि सीटेट में आ चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।